नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एनएन टॉप पर। आज हम नए लेक्चर के साथ फिर शुरू करने वाले हैं अपना पूरा सेशन। पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि साम्यवाद और मार्क्सवाद का प्रसार भारत में किस तरह से रहा, उस पर ब्रिटिश सरकार ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी। उसके बाद हमने द्वितीय चरण के क्रांतिकारी गतिविधियों को देखा। फिर उसके बाद हमने साइमन कमीशन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट को देखा। नेहरू रिपोर्ट तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट पे किस तरीके का प्रतिक्रिया आई। और सबसे पहले प्रतिक्रिया जिसकी तरफ से आती है वो होते हैं जिन्ना, क्योंकि वो पता है कि आपको कि लखनऊ समझौता जो 1916 में होता है, उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और कुछ मुद्दों पर सहमत होकर के राष्ट्रीय आंदोलन को एक साथ आगे बढ़ाने की पर राजी होते हैं। तो उसी के तहत चूँकि मुस्लिम लीग भी है तो उसने जो नेहरू रिपोर्ट है उस पर कुछ आपत्तियां जताई और उस पर कुछ संशोधन पेश किए। उस संशोधन की संख्या पूरी 17 थी, इसलिए उसको 14 सूत्री मांगे कहा जाता है। 14 सूत्री मांगे इन्होंने रखा था। ठीक, उस सूत्री मांगों में क्या था उसको जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं उससे। फिर भी एक दो पॉइंट हम आपको बताएंगे। नेहरू रिपोर्ट में देखेंगे आप कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख संप्रदाय ठीक अप्रसन्न थे। ये गलत है, ये अप्रसन्न थे। और इसमें जवाहरलाल नेहरू और बोस भी शामिल थे, जो कि नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थे। क्योंकि आप देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया था, डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी, जबकि नेहरू जी और बोस साम्यवादी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे, तो वो पूर्ण स्वराज की बात करते थे, उनको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए था, इसलिए इन लोगों ने भी विरोध किया था। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक, बोस और नेहरू का वही बताया हमने आपको कि डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पर इनका विरोध था, क्योंकि उनका मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में जो डोमिनियन स्टेट्स आप रख रहे हैं रिपोर्ट में, वो ब्रिटिश सरकार को हमको स्वतंत्रता देने में नकारात्मक कदम साबित होगा, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। ठीक, जिन्हें 14 सूत्री मांग जो देते हैं उसमें आप मोटा मोटा ये जानिए, वो ये कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए पहले तो आरक्षण की व्यवस्था इसमें नहीं है, इसलिए हमको स्वीकार नहीं है। 14 सूत्री मांगों में कहते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि जो भी प्रांतीय विधानसभाएं हैं और केंद्रीय विधान परिषद है, उस सब में मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आरक्षित की जाएं। केंद्रीय विधानसभा में तो कम से कम 1/3 सीटों के आरक्षण की बात इन्होंने की थी, लेकिन जिन्ना के आपत्तियों का किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसको अस्वीकार कर दिया गया। तो इसके आगे बढ़ते हैं। जिन्ना रिपोर्ट के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में। देखिए होता क्या है, 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू बनाए हैं उप समिति के माध्यम से, उसको स्वीकार किया जाता है तथा कहा जाता है कि सरकार, जो ब्रिटिश सरकार है, वो डोमिनियन स्टेट्स की मांग जो नेहरू रिपोर्ट में की गई है उसको अगर 1 वर्ष के भीतर स्वीकार नहीं करती है तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज देखिए को अपना लक्ष्य घोषित करेगी, बल्कि इसकी प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ करेगी। थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानिए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आपको पता है डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पे अलग राय रखते हैं, वो चाहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज हो। लेकिन गांधी जी और अन्य लोगों के बीच में जब सहमति, आम सहमति बनती है, तो इन लोग कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार को 2 वर्ष का मौका दे दिया जाए। गांधी जी का धड़ा ये कहता है कि 2 वर्ष का मौका दिया जाए, अगर डोमिनियन स्टेट्स नहीं देते हैं तब पूर्ण स्वराज की बात की जाएगी। लेकिन चूंकि नेहरू जी और बोस जी इससे अप्रसन्न थे, इसलिए एक नेगोशिएशन लोगों के बीच में हुआ और सहमति ये बनी कि 2 वर्ष नहीं, उसके बजाय सिर्फ 1 वर्ष का ही मौका दिया जाए। अगर 1 वर्ष में ब्रिटिश सरकार इस बात को नहीं मानती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। चूंकि वे लोग चाहते थे कि अभी तो पूर्ण स्वराज संभव नहीं है, तो कम से कम डोमिनियन स्टेट्स की तरफ अगर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कदम बढ़ाती है तो हमको पूर्ण स्वराज पाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए लोग सहमत हो गए कि डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पर ही बात आगे बढ़ाई जाए और सरकार को सिर्फ 1 वर्ष का मौका दिया जाए। ये होता है कोलकाता अधिवेशन में। अब आगे बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज, ये अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान दीजिएगा। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पंजाब प्रांत की तत्कालीन राजधानी होती है लाहौर में अधिवेशन होता है। उसमें ये अधिवेशन कांग्रेस का होता है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जो अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, ये पहली बार अध्यक्ष बने थे और इसको अध्यक्ष चुनवाने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि गांधी जी इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और साम्यवादी विचार से भी कुछ न कुछ हद तक गांधी जी से सहमत थे।
तो गांधी जी के सहयोग से ये अध्यक्ष बने और लाहौर अधिवेशन हुआ जो दिसंबर 1929 में पंजाब प्रांत की लाहौर में होता है। इसमें क्या क्या प्रस्ताव आए? सबसे पहला, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाए, पूर्ण स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित होगा। अब देखो, पूर्ण स्वराज अब यहाँ पे मेन सेंटर में आ जाता है, डोमिनियन स्टेट्स का मुद्दा गौण हो जाता है, यानी कि पूर्ण स्वराज की बात करेगी कांग्रेस, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का दायित्व सौंपा गया और 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में, पूरे राज्य में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया। ये आपको ध्यान देना, 26 जनवरी 1930 जो आजकल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो इसी दिन के हिसाब से निर्धारित किया गया, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 के दिन ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया गया था। ये पूरा जो डिसाइड किया गया, ये लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। अब होता देखिए, अगला देखिए, 31 दिसंबर 1930 को, यानी कि 31 दिसंबर 1930 लाहौर अधिवेशन समाप्ति के दिन 1929 को अर्धरात्रि को रावी तट पर क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। ये देखा हमने, लाहौर अधिवेशन यहाँ कंप्लीट होता है, अपनी मांगों को कांग्रेस रखती है। अब क्या होता है, गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगे रखते हैं। धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट अब आगे बढ़ रहा है, ध्यान देते जाइएगा। 11 सूत्री मांगे रखते हैं गांधी जी। ये 11 सूत्री मांगे क्या है, उस पर देखते हैं। एक लेख है यंग इंडिया, उसी में इन्होंने सरकार के समक्ष, यानी गांधी जी ने सरकार के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगे रखी, जिसे पूरा करने का उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, टाइम दिया 31 जनवरी 1930 तक। ठीक, 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया इन्होंने। देखिए पूरी प्रक्रिया लाहौर अधिवेशन के बाद है। ठीक, दिसंबर में लाहौर अधिवेशन खत्म हो चुका है, अपनी मांगे रखा कांग्रेस ने, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर सुनवाई नहीं की, इसलिए गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे लास्ट टाइम में रखी और कहा कि आप इसको 31 जनवरी 1930 तक पूरा करके दीजिए। क्या थी 11 मांगे गांधी जी की? सबसे पहला तो था कि सिविल सेवाओं तथा सेना में जो व्यय हो रहा था उसको 50% तक कम किया जाए, नशीली दवाओं के स्टोर तथा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध हो, सभी राजनीतिक बंदी, ठीक, जो कि बंद हुए हैं उनको क्या किया जाए, रिहा कर दिया जाए, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, लगान में 50% की कमी की जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, ये महत्वपूर्ण देखिएगा, नमक कर समाप्त किया जाए तथा इस पर सरकारी एकाधिकार समाप्त किया जाए। उसमें पता है कि नमक बनाने पे सिर्फ सरकार का एकाधिकार था, लोगों को सरकार बनाने का नमक बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, उसको ख़त्म करने की बात ये करते हैं। और नमक टैक्स भी एक समय लगता था, तो उसको हटाने की भी बात गांधी जी ने कही। ये तो उनकी 11 सूत्री मांगों में से कुछ महत्वपूर्ण मांगे थी। अब इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई? इन्होंने मांगे रख दी, अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन सरकार इस पर कोई विचार नहीं किया सरकार ने, और इसको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। अब शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, या जिसे दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। अब पृष्ठभूमि यही है नमक सत्याग्रह की, आपको पता ही है। ठीक है, गांधी जी ने शुरू किया अपना 11 सूत्री मांगे, जो स्वीकार नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, आपको पता है कि जब 1915 में गांधी जी आए थे साबरमती आश्रम में अपना आश्रम बनाते हैं जो अहमदाबाद पे है। देखिए एक इतिहास ये जानिए कि साबरमती आश्रम से गांधी जी जब दांडी मार्च शुरू करते हैं तो दोबारा ये तभी लौटकर वापस आते हैं जब इनको स्वतंत्रता मिल जाती है। उसके बाद ये वर्धा अपना आश्रम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये कसम खाते हैं कि जब तक अब पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक हम साबरमती आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। देखिए आगे दिखते हैं, साबरमती आश्रम से भी अपने 78 समर्थकों के साथ 24 दिन में 240 किलोमीटर लंबी यात्रा करके 5 अप्रैल को कहाँ पहुँचे? दांडी। दांडी क्या है? गुजरात का एक तटवर्ती क्षेत्र है समुद्र का, जहाँ पे नमक बनाना है। गांधी जी 5 अप्रैल को पहुँच जाते हैं। वहाँ पे 6 अप्रैल को सुबह उठ करके क्या करते हैं, ये नमक बनाते हैं और नमक बनाने के कानून और नियमों का उल्लंघन करते हैं, नमक तोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी नमक आंदोलन क्यों शुरू किया, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी। संक्षेप में ये जानिए, ये मूल जो आंदोलन था इसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये टर्म इतना टेक्निकल है कि आम लोग जो उस समय किसान थे, कृषक थे, मजदूर थे, उसको इतने गंभीरता से नहीं समझ सकते थे। अब इतने टेक्निकल शब्द को जनमानस, जो सामान्य जनमानस था, उसके भीतर इसके सामान्य समझ को विकसित करने के लिए गांधी जी ने नमक को चुना। नमक को क्यों चुना? क्योंकि नमक सबके थाली में जाता था, हर समाज हर तबका इसको इस्तेमाल करता था। नमक पे किसी का अधिकार नहीं था, नमक सांप्रदायिक नहीं था। ठीक, और नमक कर जो था
वो एक तरह से दमनकारी था, क्योंकि नमक तो समुद्र से बनता है और समुद्र प्रकृति का है, प्रकृति पे किसी का अधिकार होता नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक पर भी कर लेती थी, इसलिए इन्होंने प्रतीक दिया कि नमक कर तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए इसको तोड़ो। इनडायरेक्ट रूप में नमक सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ये बताना चाह रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि उन कानूनों का बहिष्कार करो जो गलत है, अतार्किक है। ये इसकी पृष्ठभूमि है जिसकी वजह से गांधी जी ने नमक को सत्याग्रह के लिए चुना था। अब आंदोलन का प्रसार देखते हैं, मेन देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे तमिलनाडु में अप्रैल 1930 में सी राजागोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली एक जगह है, वहाँ से वेदारण्यम तक की यात्रा की। मालाबार में के किलप्पन है, एक महत्वपूर्ण नेता है, वायकुम सत्याग्रह के नेता रहे थे। वायकुम सत्याग्रह मूलतः एक केरल में एक आंदोलन था जो मंदिर प्रवेश आंदोलन था, जिसमें निम्न जातियों को लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो उसके विरोध में चलाया गया था। उसके नेता के किलप्पन थे, उनके नेतृत्व में केरल में चलाया गया और ये कालीकुट से पेन्नूर तक की यात्रा किए थे। तीसरा आगे देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक संगठन बनाया गया था, उसका नाम था शिविरम। ठीक, ये देखिए शिविरम के माध्यम से नमक सत्याग्रह का लीड किया गया था और इसका मुख्यालय कई जगह बनाया गया था। उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गोपाल बंधु चौधरी हैं, उन्होंने किया था। बिहार में जाएंगे तो अंबिकाकांत सिन्हा द्वारा किया गया था, इसमें राजेंद्र प्रसाद इत्यादि लोग भी शामिल थे। ठीक, झारखंड में जाएंगे तो बोंगा मांझी और सोमरा मांझी दो व्यक्ति हैं, इन्होंने हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, झारखंड और बिहार में समुद्री क्षेत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रतीक के तौर पे केवल तालाबों तक जा करके इन्होंने एक सिंबल दिया था कि हाँ, इस तरह से कानूनों का उल्लंघन करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखेंगे पेशावर में क्या होता है। पेशावर में जो आंदोलन होता है, ये नमक सत्याग्रह, इसका नेतृत्व वहाँ के एक मुस्लिम नेता होते हैं, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रेम से इनको बादशाह खान और सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही कुशल नेतृत्व दिया था नमक सत्याग्रह का पेशावर में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती भी से कहा जाता था। इसी स्वयंसेवी संगठन की मदद से इन्होंने नमक सत्याग्रह को आगे बढ़ाया था। इसमें लगभग 97% भागीदारी जो थी वहाँ के स्थानीय मुसलमानों की थी। एक धरसणा जगह है गुजरात में, वहाँ पे मई 1930 में सरोजनी नायडू, इमाम साहब तथा गांधी जी के एक बेटे थे, उनका नाम था मणिलाल, इन लोगों ने 2000 समर्थकों के साथ धरसणा में एक नमक फैक्ट्री था, उस पर धावा बोला था। ये महत्वपूर्ण आंदोलन था। और लास्ट में देखते हैं मणिपुर और नागालैंड में एक महिला है रानी गैडियनेल्यू, इन 13 वर्ष की उम्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, बाद में नेहरू जी ने इनको रानी की उपाधि भी देती, यानी कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक महिला नेतृत्वकर्ता थी जो काफ़ी उम्र में ये सक्रियता दिखाई थी। ये हम देखते हैं नमक आंदोलन चल रहा है पूरी तरीके से, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब शुरू होगा गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, जिसको 5 मार्च 1930 में समझौता हुआ था। गांधी और इरविन जो थे तत्कालीन वायसराय थे, और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, क्योंकि गांधी सरकार के ऊपर दबाव होता है कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी दबाव था कि इसको जल्दी निपटाया जाए। तो एक समझौता होता है गांधी जी और इनके बीच में। गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है और फिर इनके बीच में जो समझौता होता है, जो तिथि आप देखिए ऊपर है, इसको याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को याद रखना, क्योंकि एक लिंक इससे इंटरलिंक करेंगे अभी हम। समझौता होता है, समझौते पे क्या होता है? समझौते में वायसराय निम्न बातों के लिए सहमत होते हैं। पहला है कि हिंसात्मक अपराधी जो वायलेंस में संलिप्त अपराधी, उनको छोड़ करके जितने भी राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ा जाएगा, इस पर सहमति बनी। अपहरण की संपत्ति, यानी कि जो प्रदर्शन के दौरान संपत्ति जब्त कर ली गई थी उसको वापस कर दी जाएगी। जुर्माने की राशि वापस कर दी जाएगी, यानी जुर्माना भी लगाया था कुछ लोगों पे, उसको भी वापस कर दिया जाएगा। गांधी जी ने सिविल डिसोबिडियंस के कार्यक्रम में कहा था कि अगर सरकारी त्यागपत्र देना चाहते हैं पदों से लोग तो दे सकते हैं, तो उसके त्यागपत्र दे चुके कर्मचारियों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने पर सहमति बनी कि उनको देखा जाएगा, अगर रिटेन करना होगा तो ले लिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि समुद्र तट पर एक निश्चित सीमा के भीतर नमक बनाने की अनुमति सभी को दी गई, पहले नहीं थी ये महत्वपूर्ण था। और मदिरा, अफीम तथा विदेशी वस्तुओं के सामने धरना का भी अधिकार दिया गया। इरविन इस पर भी सहमत हुए कि ठीक है, आप ये धरना कर सकते हैं। और उस समय जो भी ऑर्डिनेंस, जो इमरजेंसी ऑर्डिनेंस लागू किए गए थे, उसको वापस लेने पे सहमति बनी।
दो महत्वपूर्ण और सहमति बननी थी जिस पर बन नहीं पाई, गांधी जी ने इसको सामने रखा था। सबसे पहला था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी होने वाली थी उस पर उसको माफ़ करने की अपील की, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक सिरे से खारिज कर दिया। और पुलिस ज्यादतियों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे पुलिस ने दमनकारी तरीके से इसको दबाया था, तो उसकी जांच की भी इन्होंने अपील की तो उसको भी खारिज कर दिया गया। देखिए भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की फांसी को इन्होंने अपने तरीके से तो सरकार के सामने रखा था कि माफ़ कर दिया जाए, लेकिन इसकी आलोचना गांधी जी की बहुत की जाती है, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा माना जाता है कि उस तरीके से उस चीज़ को रखा नहीं तो गवर्नमेंट दबाव में आ गई होती। खैर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की तरफ से आश्वासन क्या क्या दिया गया? पहला आश्वासन दिया गया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अभी हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी इस शर्त पर करेगी कि भारत के लिए संवैधानिक प्रश्नों पर विचार करते समय परिसंघीय भारतीय उत्तरदायित्व तथा भारतीय हितों की रक्षा तथा सुरक्षा पर विचार किया जाएगा। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तभी भागीदारी इन शर्तों पर की जाएगी। ये पूरी कांग्रेस की मांग थी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कराची अधिवेशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अब कराची अधिवेशन है 29 मार्च 1931 को। ठीक, ध्यान रखिएगा डेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। देखिए 23 मार्च 1931 को आपको पता है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। माहौल वैसे भी बहुत ख़राब होता है। उसी बीच में ये अधिवेशन कराची में होता है, और उसमें कुछ व्यक्ति एक धड़ा ऐसा है जो इससे बहुत रुष्ट है, असंतुष्ट है, क्योंकि गांधी जी ने उससे पैरवी उस स्तर से नहीं की थी जिसमें से गांधी जी से एक बड़ा तबका नाराज़ था। खैर इसका प्रस्ताव क्या है? कराची में क्या क्या हुआ? कराची के अधिवेशन में सबसे पहले ये हुआ कि दिल्ली समझौता को मंजूर किया गया, यानी कि गांधी इरविन समझौता को एक्सेप्ट कर लिया गया। पुरुषों राज को दोहराया गया। पूर्ण स्वराज है, ये गलत है, पूर्ण स्वराज है। ठीक, पूर्ण स्वराज जो हम लोग लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बना था उसको ये कहा गया कि हम पूर्ण स्वराज ही लेंगे, इससे कम कुछ नहीं लेंगे, डोमिनियन स्टेट्स की तो बात ही नहीं है। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यों को अपनाया गया। मौलिक अधिकार आप देखेंगे, कुछ मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता, समानता इत्यादि जैसे अधिकारों का लिस्ट एक है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये जाने कि कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया था और एक आर्थिक कार्यक्रमों को अपनाया गया था। आर्थिक कार्यक्रम क्या था? जिसे भारत के आने वाले समय में किस तरह से आर्थिक योजना होगी, उसकी क्या भूमिका होगी, उसके बारे में एक्सेप्ट कर दिया गया। और इसी सम्मेलन में पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। ये 4-5 कुछ प्रावधान प्रमुख थे जो कराची सम्मेलन के थे, आपको बताए, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन आखिर क्या है। हमेशा आप सुनते होंगे गोलमेज सम्मेलन। आज देखते हैं। देखिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन कमीशन, आपको पता ही है, 1930 में 28 में आता है और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो यहाँ के वर्ग असंतुष्ट रहता है। तो साइमन कमीशन तथा भारत के संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाने वाला एक सम्मेलन था। आपको पता है साइमन कमीशन फेल हो चुका है। 1919 का पूरा प्रावधान अभी तक ठीक से चल नहीं रहा है। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। इस सब के दबाव की वजह से ये हुआ कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और भारत के सभी दलों को प्रतिनिधित्व को बुलाया जाए और उनका एक साम सहमति बनाई जाए कि आखिर भारत का शासन कैसे चलेगा आने वाले समय में। उसी पर निर्णय लेने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, उसी को गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, इसकी तिथि याद रखिएगा, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। इसमें क्या होता है? इसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती, आपको पता ही है। इस समय तक गांधी इरविन समझौता भी नहीं हुआ होता है। ठीक, यानी कि गांधी इरविन समझौता के बाद कांग्रेस इसमें शामिल होगी, क्योंकि हमने बताया आपको कराची में कहा गया ना कि दिल्ली समझौता एक्सेप्ट किया और गांधी जी वो करेंगे। और हिंदू मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी एक पार्टी थी पंजाब में, दलित वर्ग से अंबेडकर जी थे और भारतीय रजवाड़े आदि ने भाग लिया था इसमें। और कांग्रेस ने पहले गुरुत्व सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बस इतना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें भाग लेती है कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो खत्म होता है उसके ठीक पहले गांधी इरविन समझौता हुआ है और उसमें एक सहमति बनी है कि गांधी जी इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ये जो सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ये सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच संपन्न होता है। क्या होता है? 31 अगस्त 1931 को
राजपूताना नामक जहाज़ से, जहाज़ का नाम कभी कोई पूछता है एग्जाम में, राजपूताना नामक जहाज़ से गांधी जी अपने समर्थकों, यानी समर्थक कौन कौन से, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, मीराबेन, घनश्याम दास बिरला इत्यादि लोगों के साथ ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। ठीक, अल्पसंख्यक मुद्दे पर गोलमेज सम्मेलन में बात शुरू होती है, लेकिन अल्पसंख्यक मुद्दे पर इस सम्मेलन में तीव्र गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ईसाई, आंग्ल भारतीय और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की जाने लगती है, जिसकी वजह से गांधी जी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं। इस तरह से भेदभावकारी और एक पृथक पृथक वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करने गए थे, वो चाहते थे कि सब एक साथ बात करें अपनी। तो इन्होंने क्या किया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग शुरू की, तो गांधी जी सम्मेलन छोड़ के चले जाते हैं। और स्वतंत्रता के विषय पर भी किसी प्रकार का इस सम्मेलन में जब विचार नहीं किया, तो गांधी जी को लगा कि कोई मतलब नहीं है, यहाँ से वापस चला गया। तो परिणाम क्या होता है, गांधी जी ने सम्मेलन छोड़ दिया, वापस भारत लौट आते हैं, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिर कहा कि गांधी जी अब आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा प्रारंभ कीजिए। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते उसके पहले इनको 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में, पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक हम देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और लास्ट में देखते हैं, इसका डेट याद रखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक संपन्न हुआ था। इसी के बाद अब हम देखेंगे अगले उसमें वीडियो में। एक चीज़ आपको इसमें और बता दें, इसमें हुआ क्या था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के तौर पे, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है, अम्बेडकर जी प्रतिभाग किए थे, दलितों के प्रतिनिधि के रूप में अम्बेडकर ने प्रतिभाग किया था। तो आज का ये हमारा पूरा वीडियो तृतीय गोलमेज सम्मेलन पर समाप्त होता है। कल हम देखेंगे कि गांधी जी फिर से कैसे सिविल डिसोबीडियंस शुरू करते हैं, उसके बाद 1935 का अधिनियम क्या है, फिर देखेंगे विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, उसके बाद त्रिपुरी हरिपुरा का कांग्रेस संकट इत्यादि जैसे मसलों पे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ये हमको उम्मीद है। और जो भी आपको डाउट्स हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उससे दूर करें। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।